आदरणीय श्री नागुल जी, आदरणीय श्री तोष्णीवाल जी, उपस्थित सभी कुटुंबीय जन, माता भगिनी, मैं एक प्रचारक हूं और आप सब गृहस्थ हैं। तो कुटुंब के बारे में आपको अनुभव है, मुझे अनुभव नहीं। फिर भी हमारे संचालक महोदय कहते हैं कि मैं आपको कुछ पथ प्रदर्शन करूं, तो ये उल्टी गंगा बहाना हो गया। परंतु आप गृहस्थ है, इसलिए आपको एक ही कुटुंब में रहना पड़ता है, एक ही जगह पर रहना पड़ता है। मैं गृहस्थ नहीं हूं, घर छोड़ दिया है, तो मैं सारे देश में घूमता हूं और इसलिए मुझे अनेक कुटुंब देखने को मिले। तो मैं बैठ के इसलिए बोल रहा हूं कि मैं मार्गदर्शन वगैरह नहीं करने वाला। तो मैं जो देखता हूं और जो सुना है कुटुंब के बारे में, वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी ये लोकमंथन चल रहा है, उसकी जानकारी आपको दी। उस लोकमंथन में भी लगभग हर सत्र में कुटुंब की चर्चा होती। उसका जो फोल्डर छपा है उसके पीछे 5 आकृतियां हैं। उसमें एक आकृति कुटुंब की है, उसके नीचे लिखा है कुटुंब प्रबोधन। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पूरे करेगा 25 की विजयादशमी में। तो संघ की योजना में भी ऐसा है कि कुटुंब इस विषय को लेकर समाज में जाना है, क्योंकि ये कुटुंब बड़ा महत्व का घटक है। अभी इसके पहले जो सत्र लोकमंथन में था, मैं वहां था, वो आर्थिक विषयों पर था। भारत की अर्थनीति कैसी होनी चाहिए, भारत में आर्थिक परंपरा क्या है, उसके आधार पर कैसी अर्थनीति चाहिए। तो उसमें एक महत्व की बात उभरकर सामने आई। 3 बातें भारत की आर्थिक परंपरा में बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आज भी उपयोगी है और उसके कारण एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाकर हम दुनिया के सामने भी उदाहरण रख सकते हैं। वो 3 बातें कौन सी है? तो एक उन्होंने कहा कि मंदिर, दूसरा उन्होंने कहा कि कृषि, कृषि यानी केवल खेती नहीं, वन भी उसमें आता है, क्योंकि वनों से ही कृषि आई है। और इन दोनों का आधार बनने वाली और अपना एक महत्व रखने वाली तीसरी व्यवस्था है कुटुंब। बाकी भी सत्रों में विचार हुए तो हर बार कुटुंब कुटुंब आया, क्यों? क्योंकि ये कुटुंब अपने यहां जो है वो एक संयोग से बना जमावड़ा नहीं है। कुटुंब का चित्र निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे? एक घर बताएंगे, दीवार है, ऊपर छत है, दरवाजे है, खिड़की, अंदर एक पुरुष दिखाएंगे, एक महिला दिखाएंगे, एक लड़का दिखाएंगे, एक लड़की दिखाएंगे। तो ये बाहर से दिखने वाली बात है। किसी एक घर में एक महिला को, एक पुरुष को, एक लड़के को, एक लड़की को रख दिया तो कुटुंब नहीं होता। कुटुंब में संबंध बनता है, खून का रिश्ता एक बात है, सामान्य बात वही है, अंग्रेजी में कहते ब्लड रिलेशन। परंतु ऐसा भी होता है, हमारे यहां दत्तक विधान भी है, तो दत्तक पुत्र को माता पिता ने जन्म दिया हुआ नहीं होता, लेकिन वो भी कुटुंब बनता है, क्योंकि रिश्ता खून से बने या भावना से बने, अपनेपन का रिश्ता होना चाहिए। ये कुटुंब के लिए अत्यंत आवश्यक बात है। क्यों? इसलिए कुटुंब बाहर के लोग कहते, भारत के बाहर के, कि सुरक्षा के लिए बना। ऐसा नहीं है। अपना जो समाज है
उस समाज में व्यक्ति को रहना है, तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए। मनुष्य प्राणी बड़ा विचित्र है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो अकेला नहीं रह सकता। किसी मनुष्य को फांसी की सजा हो गई तो हंसते हंसते फांसी चढ़ जाएगा। अपने स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों वीर हाथ में गीता पकड़ के हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। मृत्यु का डर भी मनुष्य उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो फांसी की सजा हुई तो भी बिना चिंतित हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, उनको फांसी की सजा हुई। सुबह जल्दी फांसी देना था, तो उनको लाने के लिए पुलिस गए तो देख रहे पंडित जी मेहनत कर रहे, दंड बैठक लगा रहे। तो लाने के लिए गया था, जेलर भी गया था। जेलर ने पूछा, अरे पंडित जी अभी मरेंगे आप आधे घंटे के बाद, अब मेहनत करके क्या फायदा? तो देखो जी, क्रांतिकारक का इतना कष्टमय जीवन इसी मेहनत के भरोसे मैंने सहन किया। अब उस दुनिया में जा रहा है तो वहां भी यही मेहनत काम में। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मनुष्य हंसते हंसते फांसी जा सकता है, अकेले कभी नहीं रह सकता। इसी मनुष्य को अकेला रख दिया तो पागल हो जाएगा। मुझे मार डालो चाहे पर, लेकिन अकेला मत रखो, ऐसा कहे। लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य स्वार्थी भी है, अपने अकेले की हित की सोचता है। अभी बहुत छोटे बालक आपके साथ है, अब इसको ये सभा है या ये नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटा है, वो हमारी बात नहीं समझ, उसको अपनी गर्द मालूम। उसको लगता है मुझे खेलना है तो उतर के आएगा, रोना है तो रोएगा। इनको बैठना है सभा में वो नहीं जानता, उसको बाहर जाना है तो एक को लेके जाएगा बाहर। आपको क्या चाहिए? माता पिता को चाहिए, उसको सोचता नहीं है, बालक है, अभी सीखा नहीं है। ये बड़ा होकर सीखेगा। सिखाने की व्यवस्था क्या है? सिखाने की व्यवस्था है कुटुंब, समाज का यूनिट कुटुंब है। पहले मानव के इतिहास में कुटुंब जैसे जानवरों का रहता है, कुटुंब होता नहीं। होता है तो कुछ समय के लिए होता है, बाद में नहीं होता है। प्रायः पशु पक्षियों के बच्चे बड़े होने पर अलग हो जाते हैं। अपने ऐसा नहीं है मनुष्यों में, और भारतवर्ष में तो बिल्कुल नहीं है। बड़े होने पर भी साथ रहते। आजकल जीवन ऐसा बन गया, साथ रह नहीं सकते, दूर दूर घर हो जाते हैं, 2 घर करने पड़ते हैं। ऐसा है तो किसी त्योहार पर सब इकट्ठा है। परिस्थिति ने अलग बनाया, लेकिन वो अलग होने के लिए तैयार नहीं है। अभी सूर्य षष्ठी हुई बिहार में, छठ। बिहार का आदमी दुनिया में कहीं भी हो, छठ के लिए अपने घर में आता है। ऐसे अपने यहाँ होगा, कुछ कुलाचार है, सारा परिवार इकट्ठा आता है, शादी ब्याह है, सब लोग इकट्ठा है। परिस्थिति ने अलग बना दिया तो भी अलग होने को तैयार नहीं। पशु पक्षी एकत्र रह सकते लेकिन रहते नहीं, वो प्रवृत्ति नहीं। एकत्र रहना केवल नहीं है, ये एकत्र क्यों रहना? तो उसमें रहकर मनुष्य को सामाजिक बनाना। तो छोटा बच्चा अपनी भूख जानता है, अपना दुख अपना सुख जानता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको मां समझ में आती है, उसका प्रेम वो समझ में आता है, फिर पिताजी समझ में आते हैं, फिर मां की एक बहन है, वो दिखती वह मां की जैसी, मां वो मौसी है, पिताजी के भाई है वो चाचा है, माताजी का भी भाई है वो मामा है, उनके भी लड़के हैं वो मेरे भाई बहन है। धीरे धीरे समझता है। और आजकल नई पीढ़ी में कम हो रहा है, लेकिन पुराने लोगों को मिलो आपको, उनको पता है, दूर दूर के रिश्ते उनको पता है।
कहीं जाएंगे, वहां दूर का कोई रिश्तेदार है, उसके यहाँ जाकर मिलेंगे। कौन है? अरे वो मेरा भाई था ना, उसकी पत्नी का चचेरा भाई, उसके मौसी के लड़के, ऐसा वो रिश्ता बना। क्योंकि समाज रहेगा कैसे? मनुष्य स्वार्थी है स्वभाव से, लेकिन इकट्ठा भी रहना चाहता है। इकट्ठा रहेगा कैसे? तो रिश्ता बना के अपनापन लाना पड़ता है। रिश्ता भी इसीलिए अपनेपन के लिए, केवल खुद के रिश्ते से होता नहीं। पति पत्नी का भी संबंध विच्छेद होता है, पिता पुत्र के भी झगड़े होते हैं, केवल उससे नहीं होता। रिश्ता है, अपनापन है। वो अपनापन बनाने के लिए रिश्ता है, अपनापन सिखाने के लिए कुटुंब है। ये कुटुंब, ये प्रशिक्षण का उपकरण मनुष्य। वहां वो एक बात समझता है कि एक अपनापन होता है, इसलिए मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अकेले के लिए नहीं जीना है, सबके लिए जीना है। लेकिन सब यानी कौन? तो पहली बात, माता पिता चाचा मामा ताऊ, ये वो ब्लड रिलेशंस। फिर उस कुटुंब में वो बड़ा होने लगता है, तो कुटुंब में बर्तन मांजने वाली रोज आती है, बाहर से आती है, लेकिन उसको नाम से नहीं पुकारना, उसको चाची कहना, उसको मौसी कहना। अपने यहां ऐसी पद्धति है, उसको नाम से पुकारेंगे तो तमाचा मिलेगा। वो बड़ी है, मौसी को, चाची को, अरे बर्तन मांजती हमारे घर होगी, लेकिन उसका भी रिश्ता है, ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन हमारे कुटुंब की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए वो रोज आती है। जरूर पैसे लेती है, हम पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी पैसे देके भी लोग नहीं मिलते, पैसे देके आदमी नहीं मिलता है। वो बर्तन मांजती रहे, हमारा काम होता रहे, उसको पैसा मिलता रहे, इसलिए दोनों तरफ से आवश्यकता अपनेपन की होती है। और इसलिए ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन चाचा को मौसी को उनको भी सम्मान लो। घर में वो देखता है कि रोज हमको खाना मिलता है, लेकिन एक पिंजड़े में तोता है, उसको भी रोज खाना दे। एक गाय है, उसकी रोटी पहले अलग निकलती है। एक कुत्ता है, उसको भी रोटी मिलती है। कमाई हम करते हैं, ये कुछ करते हैं नहीं करते, लेकिन घर में है। बिल्ली को दूध पिलाएंगे, कुत्ती को रोटी देंगे, गाय को दूध रस पिलाएंगे, तोते को भी कुछ देंगे। फिर देखता है कि बड़े पिताजी भोजन के पहले कुछ ऐसा ऐसा निकालते हैं। किसके लिए है? चींटी के लिए है, पंछी के लिए है, पशु के लिए है, अतिथि के लिए है। इतना देना पड़ता, हाँ, ये देने के बाद हम तो और विस्तार होता है उसका। वो कहता है कि मुझे मेरे लिए और मेरे कुटुंब के लिए केवल नहीं जीना है, केवल रिश्तेदारों के लिए नहीं जीना है, हमारे जीवन को चलाने के लिए उपयोगी मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे भी है, वो भी मेरे अपने हैं। मेरे घर के आंगन में नीम का पेड़ है, वो मेरा अपना पेड़ हो जाता है। घर के पीछे तुलसी है, तुलसी बिरवा मेरा हो जाता है। ये सब अपने यहां परिवार में है। कुटुंब से आगे परिवार हो जाता है। परिसर में आने वाला सब वो परिवार हो गया। यहां गाड़ी रुकती नहीं। एक दिन सुबह एक फटे कपड़े पहने हुआ आदमी आता है, भाई कुछ दो, भीख मांगता है। कोई नहीं है, जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसको सचमुच चाहिए कि ढोंग कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन मांग रहा है तो वापस नहीं भेजते, कुछ ना कुछ देना है। किसने देना है? घर के बच्चे ने देना। एक मुट्ठी चावल, एक पैसा घर के बच्चे को दे दिया, दे के आ।
तो बच्चा सीखता है ये केवल मेरे लिए नहीं है, केवल मेरे कुटुंब के लिए नहीं है, परिवार के बाहर का है, लेकिन लगता है कि मांग रहा है तो देना है। ये अपना अकेले का नहीं, ऐसे समाज चलता है ना, समाज ऐसे चलता है। समाज में अपनापन होता है और जिसके पास है वो जिसके पास नहीं है उसको देते रहता है। इसका ट्रेनिंग मिलता है कुटुंब में। पिताजी कमाते हैं, सारा परिवार खाता है। पिताजी कमाते हैं, सारा परिवार खाता नहीं, केवल पिताजी घर में आने के बाद उनको आराम देता है। बच्चे कमाते भी नहीं, लेकिन कल चल के कमाएंगे तो आज उनको बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा बड़ा किया जाता है। कल वो पालेंगे कि नहीं पालेंगे अपनों को गारंटी नहीं है, लेकिन ये अपने हैं, ये अच्छे होने चाहिए। समाज में जैसा रहना है वैसा कुटुंब में रहना सीखते हैं। छोटे बालक सीखते हैं बड़े होने के बाद अपने अहंकार को जरा कम करो। लड़कियां सीखती, इतने सारे लोग हैं, अपने से बड़े भी है, मेरी ही चलेगी ऐसा नहीं है, उनका मत भी चलेगा, उनके लिए मुझे पीछे रहना पड़ता है। विवाह होकर दूसरे घर में जाती है तब यही स्वभाव काम में आता है। ये ट्रेनिंग घर में नहीं हुआ तो वहां जाने के बाद झगड़ा होता है, संबंध विच्छेद होता है। देखो हो रहा है कि नहीं, और कहां हो रहा है? जहां ये संस्कार कम है वहीं हो रहा है। समाज में कैसे रहना, कुटुंब में कैसे रहना, ये सारा ट्रेनिंग कुटुंब समाज की सामाजिक इकाई है, सोशल यूनिट है। और केवल सोशल यूनिट नहीं है, कुटुंब हमारे देश में परंपरा से देश का इकोनॉमिक यूनिट है, आर्थिक यूनिट है। आज अपने यहां हर परिवार में बचत है। बीच में नोटबंदी हुई तो घर के लोगों को भी पता नहीं था। दादी माँ ने अपनी पलंग के नीचे रखी हुई पुरानी ट्रंक खोली, 20,000 रुपया निकाला और कहा कि ये नोट बदल के लाओ। अरे इतने कहां से आ गए? मैंने जमा किए थे। किसने जमा किए थे? सब कुछ तो है। ये वो पोता है ना, उसके शादी में उसको कपड़ा खरीद, उसका दायित्व नहीं है लेकिन अपनापन है, उसके लिए वो पैसा बचा है। घर में कितना भरा है अपने आप पर। देशों में सरकारों के पास सोना रहता है, हमारे यहां घरों में सोना रहता है। देश के काम आता है, युद्ध होता है। इस सारी बचत के कारण बाजार उल्टा पलटा हो जाएगा तो बाकी देश दिवालियापन के कगार पर आएंगे। हमारे देश में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इससे ज्यादा परिणाम नहीं होता, क्योंकि हमारी संपत्ति सरकार के पास नहीं है, सारी की सारी समाज में विकेंद्रित है, कुटुंबों में रखी है। कुटुंब ट्रस्टी के नाते उसका संभाल करते हैं। उनको चाहिए तब चाहिए उतना लेते हैं, लेकिन प्रसंग आया तो देश के लिए भी देते हैं। राम मंदिर बन रहा है, दिल खोल के देते। पाकिस्तान से युद्ध हुआ, शास्त्री जी को सोना दे देते। वो हमारा इकोनॉमिक यूनिट भी है। वो केवल इतना नहीं, केवल बचत नहीं करते, बचत तो करते ही है, उद्योग चलाते। अभी बताया वहां कनक सभापति जी कि आनंद बनियन नाम का कोई ब्रांड चलता है, उसके मालिक थे, व्यवसाय में फेल हो रहे थे, 2 बार फेल हुए, हर उनको मदद करके फिर से खड़ा किया। आज वो उस होजियरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए, एक्सपोर्टर बन गए। और वो कहते हैं कि जितने बिजनेसेस भारत के मैंने देखे और चल पड़े, सबके कहानी में एक बार तो आता है घर के किसी महिला ने, बहन ने, पत्नी ने, माता जी ने, दादी ने, किसी न किसी ने मदद की, चला। परिवार आर्थिक यूनिट है, परिवार सांस्कृतिक यूनिट है।
हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। इतिहास ने आंखें खोली तब हमारी संस्कृति कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर थी, आज भी है, लेकिन तब तो स्वर्ण काल था, सब लोग उस संस्कृति के अनुसार चलते थे। सारा विश्व उस संस्कृति को ग्रहण करना चाहता था। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा कहा है वेदों में। वो संस्कृति तब से चली, अब हमारे पास आई है, वैसी की वैसी आई है। कहां से आई? ग्रंथों से आई, कुछ ग्रंथों से आई है, प्रवचनों से कुछ कुछ आई है, लेकिन मुख्य कारण वो नहीं है। देश में कहीं भी जाओ, बाजार में जाओ, कुछ खरीदो, जितना मांगा वजन करके दिया। आम चाहिए 100 आम खरीदे, गिन के 100 आम दिए, 100 आम का 100 रुपया हुआ, मानो 100 रुपया मैंने भी गिन के दिया, हो गया व्यवहार पूरा। लेकिन वो दुकानदार 5 आम ऊपर से रख देता है। भारत में कहीं भी जाओ ये मिलेगा, और भारत में यानी जो भारत था, अखंड भारत, अफगानिस्तान से बर्मा तक और तिब्बत के चीन तरफ के ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, कहीं भी जाओ ये मिलता है। और भारत की जो भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में इसके लिए शब्द है। अभी पूरे देश में ऐसा एक रूप, ये किसी ग्रंथ में लिखा है क्या? ये किसी प्रवचन में आपने सुना है कि ऐसा करो करके? ये कैसे आया? संस्कृति यानी वो बाहर का दिखने वाला नहीं, कल्चर वो नहीं है। नाचना, गाना, पहनना, खाना पीना वो एक अंग है बाहर का। भाषा, भूषा, भवन, भजन, भ्रमण, भोजन, कला, कारीगरी, ये संस्कृति का बाह्य रूप है। संस्कृति एक प्रवृत्ति है, स्वभाव है। जैसे मेरा स्वभाव है, पूरे समाज का स्वभाव संस्कृति है। पूरे समाज में स्वभाव है। जाते जाते कोई पुस्तक रास्ते में पड़ी, अपना पैर लग गया, तो कितना भी बड़ा आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, वो ऐसे करेगा। झुकना अच्छा नहीं लगता, ऐसे करेगा पक्का। तो वो विद्या है, देवी सरस्वती है। ग्रंथ में लिखा है कहीं? ऐसा नहीं है। प्रवचन में आता है? नहीं आता है, लेकिन सारी समझ में। मैंने तोल के दिया, पैसा गिन के लिया, फिर भी मेरे से कम न चला जाए। दूसरों को ठगना ये पाप है। गलती से भी पाप न हो, इसलिए 5 में ज्यादा दे देता हूं। मेरा नुकसान है, लेकिन मेरा शील पक्का रहता। पैसा बातों की बात नहीं। वित्तम यत्नेन वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वित्तम आयाति याति। वृत्त यानी शील, चारित्र्य, प्रवृत्ति, स्वभाव, उसका प्रयत्न पूर्वक संरक्षण करो। पैसा आता जाता है। वृत्तता क्षीण नहीं होता। अक्षीणो वृत्त क्षीणो, वित्त क्षीणो। पैसा कम है तो आदमी दुर्बल नहीं होता। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वृत्त क्षीण हो गया तो नाश होता है। ये सुभाषित है, ये ग्रंथों में है। ये जिनको संस्कृत आता है वो याद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते। लेकिन हमारे यहाँ तो खोटा पैसा न चला जाए, कम माल न चला जाए, इसलिए अनपढ़ आदमी भी ये करता है। उसको कहां से मिला? ये परिवार से मिला, घर से आदत की। अब भारत का समाज यानी कैसा समाज? आदमी तो वैसा ही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सिर है, उसमें कान नाक आंख। अमेरिका भी में ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी जाओ ये सब है। परंतु भारत का आदमी यानी क्या है? सबको एक ड्रेस में अगर खड़ा किया,
सबको एक भाषा सिखा दी। तो भारत के आदमी की पहचान क्या है? भारत के आदमी की पहचान उसका ये स्वभाव, मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु रोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, ये हमारे यहां धारणा है। बाहर नहीं है, बाहर मातृवत परदारेशु नहीं चलता। मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उनके यहां मातृपद सम्मान नहीं है, उनके यहां पत्नी पद का सम्मान। महिला को सम्मान तब मिलता है जब उसका विवाह हो जाता है। हमारे यहां विवाह होने के बाद भी सास बड़ी है, बहू छोटी है। बहू की कब चलती है? एक संतान हो गई कि बहू पे सत्ता आ गई है। हमारे यहां मातृपद का सम्मान स्वामी विवेकानंद बताते हैं। वहां महिला दिखी तो लोग उसके सौंदर्य की स्तुति करते, उसके मुंह पर करते, ओह हाउ ब्यूटीफुल यू आर, दिस ड्रेस लुक्स वेरी गुड। और उसको कुछ शर्म वगैरह नहीं लगती, वो थैंक यू कहती। उधर में ऐसा है, अच्छा है बुरा है मैं नहीं कह रहा, उधर ऐसा है, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां 4 लोगों में महिला की स्तुति उसके मुंह पर करेंगे, मार खाएगा। क्योंकि महिला की सुंदरता को हम नहीं देखते, उसके वात्सल्य को देखते, वो माता है। हमको पालन करने वाली सभी माताएं हैं। नदी भी माता है, गौ भी माता है, तुलसी भी माता है, पृथ्वी भी माता है, देवी भी माता है, मेरी माता तो माता है ही, भारत भी माता ही है। हमारे यहां महिलाओं की देखने की ये दृष्टि है। घर में बचपन से ये मिलता है, ये संस्कार होता है। पहले तो एकत्र परिवार थे तो सब साथ में रहते थे। आज भी घर में आ गई कोई परिचित मिलने के लिए, हमारे यहाँ एक लड़का है, उससे थोड़ी बड़ी लड़की उसमें आ गई तो पहचान करा देते थे, देखो इसका नाम ये ताई है, ताई, दीदी है, दीदी, ऐसा परिचय करा देते। उसको बता रहे हैं कि देखना कैसे है महिलाओं को, दीदी। संस्कृति है। परद्रव्येषु लोटवत्, दूसरे का पैसा नहीं चाहिए, शॉर्टकट से पैसा नहीं चाहिए, खुद कमाएंगे खाएंगे। कहां मिलता है ये? कुटुंब में मिलता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन सब जगह मिलेगी, ग्रंथों में मिलेगी, प्रवचनों में, आजकल मोबाइल है, ऑडियो है, ओटीटी है, सब मिलता है उसको, ये भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है। लेकिन प्रैक्टिस कहां होती है? ये सुनने की समझने की बात नहीं, केवल ये आदत लगाने की बात है। आदत कहां होती है? आदत परिवार में होती है, रोज के व्यवहार में। तो परिवार का, परिवार समाज का सांस्कृतिक यूनिट भी है, कल्चरल यूनिट। कल्चर शब्द गलत है, संस्कृति के लिए शब्द नहीं है उधर, हमने सांस्कृतिक ही कहना चाहिए। और इसलिए ये कुटुंब बड़ी महत्व की बात है हमारी पद्धति। उधर ऐसा नहीं, उधर वो कहते हैं सुरक्षा के लिए कुटुंब है, जरूरत के लिए कुटुंब है। इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम मेरे साथ रहो, मेरे पुत्रों की माता बनो, मैं तुमको जन्म भर खिलाऊंगा, तुम्हारे बच्चों का पालन करूंगा, उनको बड़ा करूंगा, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, टिल डेथ डू अस पार्ट, प्रतिज्ञा है। जब तक मृत्यु हमको अलग नहीं करता, हम अलग नहीं होंगे, मैं ये करूंगा, वो कहती है मैं ये करूंगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जो संबंध बन रहा है ना, वो पहले ही बना है, और बनने के बाद वट सावित्री के दिन प्रार्थना 7 जन्म यही संबंध बना रहे। ये संबंध है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नल दमयंती की कथा आपको बताएं। नल के कठिन दिन आ गए, कली उसके दिमाग में आ गया तो जुआ खेलने बैठा भाई के साथ। भाई की राज्य पर नजर थी, भाई ने सारा राज्य हरण कर लिया, पति पत्नी दोनों को निकाल दिया बाहर। अब जंगल में वो नल राजा बेचारा दमयंती के साथ घूम रहा है, जंगल को आग लग गई, दमयंती को बचाकर ले जाते जाते नल राजा के वस्त्र भी जल गए,
तो नंदन दमयंती की साड़ी का आधा पल्लू लपेट के जंगल में सो गए। तो नलराजा विचार करने लगा कि इसकी सुरक्षा में नहीं कर सकूंगा, तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा इसको। अच्छा है अभी शहर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इसको यही छोड़ देते, वापस चली जाएगी, मैं जाता हूं जंगल। और उसको छोड़ के वो चला। अब क्या करेगी पत्नी? ऐसा नहीं सोचा जा, अच्छा ऐसा है, जाओ फिर मैं जाती हूँ। और वापस गई, अपने पिताजी के घर गई। पिताजी भी राजा थे, लेकिन जाकर दूसरा विवाह नहीं किया, नल की खोज जारी रखी। नल के जब दिल बदल गए तब फिर से दोनों का मिलन हो गया। नल दमयंती की कहानी। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट रहता तो कॉन्ट्रैक्ट तो टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट बंद करके पति चला गया। ऐसा नहीं है, संबंध है। कुटुंब से स्वयं से कुटुंब, कुटुंब से परिवार, परिवार से गांव, गांव से पूरा समाज, और अपने समाज से मानवता पूरी, मानवता से सारा विश्व, सृष्टि से ही ये संबंध है, संबंध पर चलता है। उन संबंधों का ज्ञान परिवार में मिलता है। अब आप विचार करो, आपका परिवार एकत्र बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो, नई पीढ़ी को ये ज्ञान जाता है क्या? हम इसको दे रहे हैं क्या? दिन में, हफ्ते में एक दिन बैठना चाहिए घर में, सब सदस्य निश्चित समय करना, रात का कोई सारे काम समाप्त करके उस समय पर आना, श्रद्धानुसार भजन करना, घर में बनाया हुआ भोजन बिना नींद निकले सबने करना, बाहर से नहीं मंगाना। और भोजन के बाद 3-4 घंटा गपशप करना, नई पीढ़ी को ये सारी बातें बताना। हम कौन है, हमारे पूर्वज क्या है, उनकी कीर्ति क्या है, उनके आदर्श क्या थे, उन्होंने क्या बड़े काम किए, हमारी कुल रीति, हमारी कुल परंपरा, हमारे कुल का इतिहास। वैसे ही एक हमारा बड़ा कुल है, हम भारत के लोग हैं, तो भारत के पूर्वज कैसे थे, भारत की कुल परंपरा क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत के पूर्वज, इसको शोभा देने वाला हम में क्या है, क्या आ सकता है, क्या आना चाहिए। इसको शोभा न देने वाला कुछ है क्या, वो कैसे जाएगा? चर्चा करना, डिक्टेट नहीं जाना, ये जानकारी देना, चर्चा होगी, तय होगा कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना। और दूसरा विषय ये करना, अपने घर के अंदर ये सब विचार करने के बाद भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, ये हमारा अपना चाहिए। घर के अंदर भाषा मातृभाषा, अंग्रेजी नहीं। अन्य भाषाओं का ज्ञान देते समय पहले संस्कृत और हिंदी का ज्ञान दो, बाद में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, दुनिया भर की भाषा सीखो, उसका विरोध नहीं है। लेकिन मातृभाषा आनी ही चाहिए, अच्छी तरह आनी चाहिए। मातृभाषा में साहित्य, उसका रस लेकर पढ़ सकते, इतना प्रवीण होना चाहिए। संस्कृत, हिंदी व्यवहार भाषा के नाते उसका ज्ञान चाहिए, गपशप करते बननी चाहिए। और फिर आपको इच्छा है या जाना है जर्मनी, जर्मन सीखनी पड़ेगी, इसराइल जाना है, हिब्रू सीखनी पड़ेगी, फ्रांस जाना है, फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, पढ़ो। घर के अंदर अपनी भाषा, ये सब अपना चाहिए। दूसरा विषय है, अपना घर सबके लिए है। ये परिवार किस लिए है? मेरा जीवन किस लिए है? परिवार के लिए। परिवार की जरूरत है तो मैं अपने स्वार्थों को छोड़ देता हूं। ऐसे कितने ही भाई है जो इंजीनियरिंग में गए, पढ़ाई छोड़ दी बीच में, क्योंकि दूसरा भी भाई वो मेडिकल में गया है, दोनों का खर्चा माता पिता वहन नहीं कर सकते, मैं वापस जाता हूं, कमाई करता हूं, भाई पढ़ेगा, मैं अनपढ़ हूं। कितने ही भाई है अपने आप को परिवार के लिए बलिदान कर दिया। परिवार को समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान होना चाहिए कि नहीं? मैं हूं परिवार के कारण हूं, परिवार देश के कारण है।
देश पर जब संकट आता है, समाज पर संकट आता है, समाज पर संकट आया, गांव के बाहर एक राक्षस है, वो मारेगा, राजा डरपोक है, उसने उससे संधि कर ली कि रोज एक आदमी एक गाड़ा भर अन्न तुमको भेजेंगे, हमको सताओ मत, रोज एक परिवार से एक भाई। उस घर में एक परिवार की बारी थी, वहां अज्ञातवास में कुंती पांडवों को लेकर आई थी। जिस दिन जाना उस दिन सुबह उठकर वो रोने लगे घर के सब लोग। पति पत्नी तो जानते थे, पति को जाना था, पत्नी कह रही थी आप मत जाओ, आप इनको संभालो, आप नहीं तो कमाई नहीं भी खाएंगे क्या, मैं जाती हूं। पति कहता था तुम माता हो, तुम्हारे बिना इनका संगोपन नहीं हो सकता, जैसे तैसे रलोगी, इनको बड़ा तुम करो। लड़की कह रही कि पिताजी तुम दोनों काय को जाते हो, मैं नहीं तो भी पराया धन हूं, खर्चा ही पड़ने वाला आपको, मुझे भेज दो, एक जिम्मेवारी आपकी कम हो जाएगी। पति कहता ऐसा नहीं, तुम पराया किसी घर की अमानत हो, तुम पर मेरा अधिकार नहीं, तुमको बड़ा करने का ट्रस्टी मैं हूं, तुम नहीं जाओ। छोटा बच्चा कुछ समझता नहीं, बोले क्या रो रहे हैं, कौन राक्षस है खाने वाला, मुझे भेजो, मैं एक लाठी लेके जाता हूं, मारता हूं। अभी कुंती ने सुना, वो गई, पूछा उनको क्या हुआ, तो संकोच से बतावे नहीं, फिर बताया। कुंती ने कहा आप मत जाओ, मेरा पुत्र जाएगा। अरे ऐसा नहीं, आप अतिथि है, तो अतिथि है, आपने हमको आसरा दिया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है आपके सुख में आपकी मदद करना। तो करो। टीम को भेजा। परिवार समाज के लिए, देश के लिए। सिंहगढ़ किला लेना था, सिंहगढ़ बना नहीं था, कोंडाना किला सोचा गया कि तानाजी को सेनापति बनाएंगे। उतने में तानाजी आ गया, साथ में लड़का था, ससुर थे, शेलार मामा ससुर, लड़का रायबा। अरे वाह तानाजी, तुमको याद किया, तुम आ गए, 105 साल तुम्हारी आयु। तानाजी का महाराज याद करने लायक ही था, इसका विवाह है, आपको निमंत्रण देने आएगा। शिवाजी महाराज ने कहा अच्छा तो ठीक है, आएंगे, दूसरे को भेजेंगे। कहा भेजेंगे? कोंडाना जीतने के लिए, तुम्हारा नाम था, लेकिन उसने कहा कि ऐसा है तो पहले वो कहा, पहले देश का था, पहले विवाह कोंडाना का, बाद में रायबा का। वो रायबा ने ये नहीं कहा, 12 साल की आयु थी, पिताजी आपका सब हो गया, मेरा विवाह आ गया, तब आपको देशभक्ति सूझ रही क्या, ऐसा नहीं कहा उसने। शेलार मामा बुजुर्ग थे, 80 साल के, उन्होंने ये नहीं कहा अरे जवानी के जोश में क्या कर रहा है, ये बड़े लोगों का काम है, देशभक्ति हो गए, तुम पहले अपनी देखो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वो भी लड़ाई में गए, रायबा भी जाने को तैयार था, उसको जाने नहीं दिया, उसका विवाह था। गांव के परिवारों के 300 परिवारों के लोग तानाजी के साथ वहां गए लड़ने के लिए, और सबको पंचारती उतारकर घर की माता बहनों ने बिता दिया। परिवार किस लिए? सावरकर जी ने कहा है कि तुम्हारे इस वेदी पर मेरा बड़ा भाई अंडमान में, छोटा भाई भी उसी में कारावास भुगत रहा है, मैं भी उसी में जा रहा हूं। ये क्या 7 भाई होते तो भी तुम्हारे ही वेदी पर हम बलि देते। देश के लिए निर्वंश होके हमारा परिवार अखंड वंश बनेगा। परिवार किस लिए? देश के लिए। ये समझदारी परिवार में, कुटुंब में मिलती है, समाज में वातावरण है उससे भी मिलती है, लेकिन केवल उससे नहीं मिलती। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है उसमें भी है, लेकिन केवल उससे नहीं मिलती। उससे जानकारी मिलती है, उससे विचार मिलता है। संस्कार के लिए आदत चाहिए, छोटी छोटी कृति नित्य करना, उससे आदत बनती है, आदत से स्वभाव बनता है, स्वभाव से शील बनता है। रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट, रीप ए नेचर, सो ए नेचर, रीप ए कैरेक्टर, सो एन एक्शन, रीप ए हैबिट, यहां से शुरू होता है। ये छोटी छोटी कृतियां कुटुंब में करते करते वो बड़ा तो देखता है
कि पिताजी शाखा में जाते हैं, मिलता मिलता कुछ नहीं है, कभी कभी जेल में जाना पड़ता है, फिर भी शाखा में जाते हैं। और जेल में जाना पड़ा तो हम ये नहीं कहते जल्दी वापस आओ, हम कहते देखो माफी मांगना, चाहे जन्म भर रहना पड़े, हम इधर संभाल लेंगे। क्या है देश के लिए ये ऐसी जाति है। अच्छे समाज के लिए अच्छे कुटुंब आवश्यक। इस सम्मेलन हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए हमारा समाज अच्छा बनना चाहिए। आज दुनिया भर को आवश्यकता है भारत के समाज, उनकी इकोनॉमी फेल होगी, उनकी आपस में भाईचारे की नीति फेल होगी, दुनिया की युद्ध चल रहे सर्वत्र, कलह हो रहा है, शांति लाने के लिए रिलीजन्स आए, वही आपस में लड़के खून खराबा कर रहे, एक दूसरे को मार रहे, अपने में भी झगड़ा करते, हमको तो तकलीफ दी है। कोई एक चीज दुनिया में अच्छी चली नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भारत का रास्ता ठीक है, उसको लेना चाहिए। हमारे सब एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। भारत का रास्ता क्या है? ग्रंथों से जानकारी मिलेगी, भाषणों से सुनाई देगा, गूगल बाबा भी कुछ बता सकता है, परंतु आदत कहां लगेगी? कुछ लोगों को संघ की शाखा में लगेगी, लेकिन 140 करोड़ का भारतीय समाज है, वो सबका सब आदत कहां करेगा? कुटुंब उसके लिए अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आज हम इकट्ठा है, इसका विचार करने के लिए। इसके लिए बड़े परिवारों को आपके सामने रखा है। आज के परिस्थिति में भी एकत्र रहे, सब नहीं रह सकते, लेकिन एकत्र हो तो सकती है। हमारे एक संविधायक थे ईश्वर जी, तो उनके परिवार का सम्मेलन होता था साल में एक बार, पूरे भारत में लोग थे, वो सब आते थे, 3 दिन साथ रहते थे, तो घर के सब कर्मकांड वगैरह की जानकारी देते थे बच्चों को, फिर बच्चों को पूर्वजों का इतिहास बताते थे, फिर बच्चों को जो जहां से आया वहां का भारत का, वो कानपुर में रहते थे, तो कानपुर में नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, टाटा टोपे, सारी बातें वो बताते। विमल जी केडी आए मुंबई, 3-4 परिवार बॉम्बे में अलग अलग जगह रहते, 2 महीने में एक बार एक घर में आते, भोजन करते, भजन करते, और ये सारी चर्चा होती। अभी मैं बता रहा हूं तब नहीं हो रही, पहले से हो। कितने ही ऐसे परिवार हैं जो एकत्र रह तो नहीं सकते, लेकिन संबंध नहीं तोड़ा है। कभी कभी एक ही परिसर में पास पास रहते, भोजन एक जगह करते। कई प्रकार है, परिस्थिति ऐसी है वगैरह, परिस्थिति का रोना नहीं रोना, परिस्थिति में से रास्ता निकलना, ये समझना है। परिवार यानी संबंध, परिवार यानी संस्कार, परिवार यानी अच्छी आदतें लगाना। और अच्छी आदतें कौन सी? अपनी भारतीय परंपरा में निश्चित है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोषवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, जिससे मुझे दुख होता है दूसरों के साथ नहीं करना है। देश धर्म संस्कृति का भान रख के चलना है, उसके नियम अनुशासन का पालन करके चलना है, दोनों हाथों से भरपूर कमाना है और 1000 हाथों से बांटना है। केवल अपने लिए नहीं कमाना। संपत्ति हमारे ट्रस्ट में है, हम ट्रस्टी है। ये तो धन किसका होता है भाई? जन्म से हम लेके तो नहीं आए, और जाएंगे तब साथ तो नहीं आएगा। दानम भोगो नाशः, 3 गति है धन की। और जो न ददाति न भुंक्ते, जो देता भी नहीं और भोग भी नहीं करता, उसकी तीसरी गति होती है, नाश हो जाता है। भोगोगे कितना भोगोगे, कितना भोगोगे, और अकेले कैसे भोगोगे? आप अकेले भोगोगे तो दुनिया आपको भोगने नहीं देगी, सब लेके जाएगी। दुनिया में लालच बढ़ गई तो डाकू भी निकलते, नक्सल भी निकलते। उनका कंट्रोल तो होगा जैसे होगा, लेकिन मुख्य कंट्रोल क्या है? लालच नहीं करना। हमारे कार्यकर्ता थे,
अच्छे मालदार थे, उनको लुटेरे ले गए, तो उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं पड़ी। जाते जाते उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं देने वाला हूं, और मुझे कोई परवाह नहीं, आप चिंता मत करो, आपको जो मांगना है मांग लो, पहले कहाँ ले जाना वहां ले जाओ, बाद में मुझे बताओ, मैं घर में फोन कर दूंगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन मुझे हाथ मत लगाना, मुझे और चलाना अगर नहीं, मैं चल नहीं सकता। भारी भरकम थे, तो कुछ वाहन या उठा के ले चलो, पैसा मैं चाहे जितना दो। तो उनकी ये वृत्ति थी कि पैसा है, मेरा नहीं है। तो उसका परिणाम क्या हुआ, वो धोखे लेते गए, उनको जाते जाते परेशान हो गए और छोड़ दिया उनको कि पैसे से तुमको धोखे ले जाना बड़ा मुश्किल है, वापस जाओगे। मजाक की बात है, क्योंकि और एक हमारे संघ चालक, उनको निशा में ले गए इमरजेंसी में, और फिर इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हो गई। तो घर के लोगों ने बताया उनको कि सारा जब्त करने वाले हैं, कुछ भी नहीं रखेंगे। तो उन्होंने फोन पर पूछा जेल से, डर गए क्या? करोगा नहीं, डर के लिए नहीं बता रहे, जानकारी आपको, आप जेल में आपको पता नहीं उधर क्या चल रहा है, बता रहे। उनका कोई चिंता मत करना, ये संपत्ति भाग्य से आई है, भाग्य है तो रहेगी, नहीं तो जाएगी, लेकिन चारित्र्य कमाने के लिए एक एक पल आदत की है हम लोगों ने, एक एक रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी डाला, उसका सौदा नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो जितने कपड़े शरीर पर है उसको लेके नागपुर में किसी भी स्वयंसेवक के यहां चले जाओ, कोई चिंता मत। पैसा किसका है? हमने कमाया समाज के लिए, समाज को चाहिए इसलिए हमारा धंधा चलता है। समाज को अनाज चाहिए तो मेरी दुकान चलती है, समाज को सब्जी चाहिए तो मेरी दुकान चलती है। समाज हमको आजीविका देता है कि ये पैसा खेलता रखो, इकोनॉमी चलती रखो, समाज को अधिकाधिक श्रीमंत बनाओ, स्वयं जमा करो समाज को देने के लिए। और हमारा समाज कहता है हम इसलिए लेंगे कि हमको बाकी दुनिया को देना है। अभी हमारे पास थोड़ा आ रहा है, समाज के नाते हमारा देश अभी जरा अमीर बन रहा है। बनते हुए क्या किया उसने? अपने भंडार नहीं भरे, पानी नहीं था मालदीव में, यहां से भेजा। श्रीलंका में संकट खड़ा हो गया, यहां से पैसा भेजा। अपना देश ही कहता है प्रतिष्ठा दान की है, त्याग की है। मनुष्यों के लिए ब्रह्मा जी ने दान बताया। मनुष्य, देव, राक्षस तीनों गए ब्रह्मा जी को उपदेश दीजिए, उन्होंने कहा दो। तो देवों ने समझा कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां, देव हो तुम, कुछ भी कर सकते हो, तो तुम दमन करो अपनी प्रवृत्तियों, संयम करो। राक्षसों ने कहा कि हम बहुत क्रूर है, लोगों को मारते घूमते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा दया करो। और मनुष्यों ने कहा कि हम अपने उद्यम से संपत्ति उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा दान करो। तीनों गए ब्रह्मा जी को, हमने ठीक समझा? ब्रह्मा जी ने कहा तुमने ठीक समझा। तो मनुष्य को विधि ने कर्तव्य दिया है, कमाओ और छोड़ो, दे दो। ये सारा अपने कुटुंब में होना चाहिए, अपनी नई पीढ़ी को मिलना चाहिए। अपनी नई पीढ़ी भारत की नई पीढ़ी होनी चाहिए, अमेरिका चाइना की नकलची पीढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आधुनिक रहे, वो अच्छा है, आधुनिक रहना चाहिए, दकियानुसी नहीं रहना चाहिए, लेकिन पश्चिमीकृत न हो, वेस्टर्नाइज न हो, मॉडर्नाइज हो। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। दोनों बातें हैं, हम मूल्य भी देंगे, हम संपत्ति भी देंगे, हम विज्ञान भी लाएंगे, हम असली अंदर का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। ये करना है, कुटुंबों का ये कर्तव्य है। मैं तो प्रचारक हूं, मैं ये भाषण देकर जाऊंगा, मैं ये कर नहीं सकता, ये करना आपको है। क्योंकि ये लोकमंथन कह रहा है रोज कि परिवार ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। परिवार समाज की इकाई है। जैसे शरीर में सेल होता है, कोशिका, डायबिटीज है, शुगर बढ़ी तो इंसुलिन लो, शुगर कम होता है, डायबिटीज नहीं जाता है।
वैसे बाकी सब इलाज ऊपर ऊपर के है। कोई दवा कहते आयुर्वेदिक दवा है कि वो सेल्यूलर लेवल पर काम करती है, उससे डायबिटीज जाता है। ये सेल्यूलर लेवल है समाज का, इस पे जो काम होगा सारा समाज ऐसा बनेगा। अपने समाज की सब बीमारियों का इलाज कुटुंब पर इलाज उसमें है। परिस्थिति को समझना, अपना कुटुंब ऐसे चलाना, बच्चों को ऐसे तैयार करना, इसके लिए रोज बैठना, हर हफ्ते में बैठना, साप्ताहिक बैठक करना, उसका नाम है कुटुंब प्रबोधन। समाज में परिवर्तन लाने वाले 5 मुख्य उपक्रम हम जो संघ के लोग अभी कर रहे हैं अपने में और समाज में लेके जाने वाले हैं, उसमें पहला है कुटुंब प्रबोधन। तो बाकी चारों उपक्रम वहां पहले शुरू होंगे। सामाजिक समरसता, स्वदेशी, पर्यावरण और नियमों का अनुशासन का पालन, नागरिक अनुशासन, ये सारा कुटुंब में आदत लगेगी तब होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सब मैं सुनता हूं और ऐसे कुटुंब में देखता हूं, मैंने उदाहरण भी दिए, तो ये उदाहरण आपके सामने आ जाए और आप इस कार्य में प्रवृत्त तो हो जाए, ऐसे आयोजकों की इच्छा रही होगी, इसलिए मुझे आपके सामने बिठा दिया। मुझे लगता है मुझे जो काम दिया था वो मैंने पूरा किया, आपने शांति से सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं और मेरी शब्द समाप्त। अरे नारे नहीं देना, ऐसा काम करना है।